स्टूडेंट्स, मैं शिवम वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का बालाजी लर्निंग कोचिंग के इस नए वीडियो में। स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को क्लास 12 की फिजिक्स के अंतर्गत महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व कराया जा रहा था, जिसमें मैंने अभी तक 5 क्लासों को लिया है और उन 5 क्लासों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दिए देता हूँ। यदि आपने अभी तक उन क्लासों को नहीं देखा है तो उन क्लासों को आप देख सकते हो। और आज हमारी जो है इस श्रृंखला में 6वीं क्लास है। इस 6वीं क्लास में हम व्यतिकरण नामक चैप्टर से महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को ये क्लास अच्छी लगेगी। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लिखकर आ रहा है। आप प्रश्न को ध्यान से देखिएगा और पढ़िएगा, तभी आप उत्तर निकाल पाओगे। देखिए, इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि जल की सतह पर तेल की पतली परत बिछी हुई है। जल की सतह पर तेल की पतली परत बिछी हुई है। सूर्य के प्रकाश में इस सतह पर सुंदर रंग दिखाई देने का कारण क्या है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ठीक है, प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश का व्यतिकरण और प्रकाश का विवर्तन। आपने इन चारों घटनाओं के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ा भी है। देखिए, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि उसमें जो होता है श्वेत प्रकाश प्रिज्म पर पड़ता है तो वह 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। तो यहाँ पर प्रिज्म की कोई बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। प्रकाश के ध्रुवण में भी रंग की कोई बात ही नहीं होती है, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। प्रकाश के विवर्तन की बात करें तो प्रकाश के विवर्तन में भी रंग की कोई बात नहीं होती, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका होगा प्रकाश का व्यतिकरण, ठीक है। प्रकाश के व्यतिकरण में रंग की बात होती है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और प्रकाश के व्यतिकरण में आप लोगों ने संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण भी पढ़ा है। जहाँ पर तीव्रता अधिकतम होती है वहाँ पर संपोषी व्यतिकरण होता है, जहाँ पर तीव्रता न्यूनतम होती है वहाँ पर विनाशी व्यतिकरण होता है, ठीक है। तो जहाँ पर संपोषी व्यतिकरण होता है वहाँ पर जो रंग होता है वो ज़्यादा चमकदार दिखाई देता है। यहाँ पर आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि यदि व्यतिकरण करने वाली 2 तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 16:9 है तो व्यतिकरण प्रारूप में महत्तम व न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा? ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 2010, 2013, 2020 में पूछा गया है। चलिए देखते हैं। इन्होंने कहा है कि यदि व्यतिकरण करने वाली 2 तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात, मैं मान लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, मैं मान लेता हूँ, माना पहली तरंग की तीव्रता I1 इंटेंसिटी होता है ना, वह दूसरी तरंग की तीव्रता कितनी भाई? I2 हो। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है इन दोनों की तीव्रताओं का अनुपात, यानी I1/I2 जो दिया गया है वो आपको दिया गया है 16/16:9। अनुपात का मतलब बट्टे, ठीक है। आप सभी को पता है कि जो तीव्रता होती है वह तरंग के आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। यहाँ पर लिखोगे, चूंकि I जो होता है वो आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो I1/I2 का मान 16/9 दिया है। तो यहाँ पर इसके आगे लिख सकते हैं पहली तरंग का आयाम मैं A1 मान लेता हूँ, तो ये आपका हो जाएगा A1² और बट्टे में कितना हो जाएगा A2², क्योंकि तीव्रता जो होती है वो आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। तो ये मैंने लिख लिया। अब देखिए यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर हम निकाल सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 16/9 और यहाँ पर इसको लिख सकते हैं A1/A2। इसको होल स्क्वायर हम बना सकते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर इसके ऊपर भी तो इसको होल स्क्वायर हम बना सकते हैं। स्क्वायर जब दूसरे पक्ष में आता है तो वो अंडर रूट में बदल जाता है। इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 16/9 = A1/A2। बात समझ आ गई? देखिए 16 का अंडर रूट कितना होता है? 4 और 9 का अंडर रूट होता है 3, बराबर आपका हो जाएगा A1 और बटे में A2। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, या इसको आप यहाँ से देखें तो इसको गुणा करोगे तो ये आपका हो जाएगा 3A1 = कितना हो जाएगा 4A2। यहाँ से आप A1 की वैल्यू फाइंड करोगे तो ये आपका हो जाएगा 4A2/3, यानी A1 की वैल्यू ने फाइंड कर ली A2 के पदों में। इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। अभी इसके हमें जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि महत्तम व न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो I मैक्स की जो वैल्यू होती है आप सभी को पता है कितनी होती है आपकी, A1 + A2 के होल स्क्वायर के बराबर होती है। कैसे होती है आप सभी लोगों ने निकाला है, ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा है R = आपका होता है अंडर रूट A1² + A2² प्लस का 2A1A2 cos फाई, जहाँ फाई होता है कलांतर, और सभी को पता है कि cos का जो रेंज होता है वो -1 से 1 होता है। तो जब हम मैक्स निकालेंगे तो यहाँ पर 1 वैल्यू पुट करेंगे cos फाई के स्थान पर, और जब
आई मिन निकालेंगे यानी न्यूनतम मान निकालेंगे या न्यूनतम आयाम निकालेंगे तो यहाँ पर -1 रखेंगे, क्योंकि परिसर में जो cos फाई की न्यूनतम वैल्यू होती है वो -1 होती है। तो जब माइनस रखेंगे तो ये a² प्लस a² माइनस 2a1 यानी ये a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, समझ रहे हो। और जब यहाँ पर क्या करेंगे हम 1 रखेंगे cos फाई के स्थान पर, यानी मैक्सिमम की बात करेंगे तो ये a1² प्लस a2² प्लस 2a1 ये आपका हो जाएगा a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। इस अंडर रूट को आप इधर भेज दोगे तो ये आपका हो जाएगा r², ठीक। तो वही यहाँ पर हम कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर जब आई मैक्स निकालेंगे तो a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और आई मिन निकालेंगे तो आपका हो जाएगा a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। देखिए ज़्यादा विस्तार से नहीं बताना, बहुकल्पीय प्रश्न है इसलिए मैंने आपको समझा दिया है हल्के के तौर पर। अब देखिए यहाँ पर इनका अनुपात निकालना है, तब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार हमें निकालना है आई मैक्स और बटे में आई मिन, ठीक है। मैक्सिमम और मिनिमम तीव्रता का जो अनुपात होगा, मैक्सिमम a1 प्लस a2 के होल स्क्वायर के बराबर और मिनिमम a1 माइनस a2 के होल स्क्वायर के बराबर होता है। अब यहाँ पर चलिए वैल्यू पुट करते हैं, आई मैक्स और बटे में आई मिन इक्वल टू, देखिए a1 की वैल्यू हमने a2 के पदों में निकाली है, तो a1 के स्थान पर आप लिख सकते हैं 4a2 अपान में 3 और प्लस का a2 इसका होल स्क्वायर अपान में आ जाइए। a1 के स्थान पर आप लिख सकते हो 4a2 अपान में 3 और माइनस का a2, इसको आप सॉल्व कर लीजिए बस, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा आई मैक्स अपान में आई मेन इक्वल टू, देखिए ये आपका हो जाएगा 4a2 प्लस का 3a2 यानी आपका हो जाएगा ऊपर 7a2 अपान में 3 और नीचे आपका हो जाएगा 4a2 से 3a2 जाएगा तो केवल a2 अपान में 3 बच जाएगा, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। दोनों पर स्क्वायर लगा, होल स्क्वायर कर सकते हो। 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, ये a2 से a2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका बच जाएगा 7 अपान में 1 इसका होल स्क्वायर, यानी ये आपका हो जाएगा 49 अपान 1 का स्क्वायर 1, यानी आई मैक्स बटे आई मिन इक्वल टू मिला 49/1, यानी मैक्सिमम तीव्रता और मिनिमम तीव्रता का जो अनुपात होगा वो 49/1 होगा। ऑप्शन आप देख लीजिए, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला दिया गया है आपको 4:3, दूसरा दिया गया 49:1, तीसरा दिया गया 25:7 और चौथा दिया गया है 256:81। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी 49:1। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं इसी क्रम में अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो अब चलिए बढ़ते हैं इसी क्रम में अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि जब एक वर्णित प्रकाश निर्वात से किसी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश का कौन सा अभिलक्षण अपरिवर्तित रहता है यानी नहीं बदलता है। सभी लोगों ने आपने पढ़ा है कि प्रकाश की अपवर्तन की घटना, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी चाल बदल जाती है। मान लीजिए कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो उसकी चाल बदल जाएगी ना, और जो चाल होती है वो तरंगदैर्ध्य पर डिपेंडेंट होती है और तरंगदैर्ध्य तीव्रता पर डिपेंडेंट होती है। तो कुल मिला के चाल बदली, तरंगदैर्ध्य बदली और तीव्रता बदली, ये तीनों तो बदल गई, बदलती क्या नहीं, आवृत्ति नहीं बदलती है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तीव्रता, चाल, आवृत्ति, तरंगदैर्ध्य। तो आप आवृत्ति को टिक कर दोगे, आवृत्ति नहीं बदलती है, ठीक है। और यहाँ पर बात करें चौथे क्वेश्चन की, तो चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि समान आयाम व समान तरंगदैर्ध्य की 2 प्रकाश तरंगे अध्यारोपित की जाती हैं। परिणामी तरंग का आयाम अधिकतम होगा जब उनके बीच कलांतर है। कलांतर उनके बीच कितना हो तो परिणामी तरंग का आयाम जो है वो अधिकतम हो। पहले तो परिणामी तरंग का आयाम का व्यंजक यहाँ पर जानते हैं। व्यंजक आप लोगों ने पढ़ा है, r इक्वल टू होता है √a1² प्लस a2², ठीक है, प्लस 2a1 a2 cos फाई। जहाँ a1 जो होता है वो पहली तरंग का आयाम होता है, जो a2 होता है वो दूसरी तरंग का आयाम होता है, जो फाई होता है वो आपका कलांतर होता है। तो इन्होंने कहा है कि परिणामी तरंग का जो आयाम r है, ठीक है, वो अधिकतम कब होगा, यानी फाई की वैल्यू कब कितनी रखें कि जो r का मान आए वो आपका मैक्सिमम आए। तो यहाँ पर इन्होंने ये भी बताया है कि जो a1 a2 है वो आपस में बराबर हैं। तो आप लिख सकते हो चूंकि a1 बराबर a2 के है, इसके स्थान पर हम a रख दें तो ये आपका हो जाएगा a² प्लस a² प्लस का 2a इंटू में a और इंटू में cos फाई। ये r इक्वल टू देखिए आपका हो जाएगा 2a², ये भी आपका हो जाएगा 2a² और इंटू में cos फाई। अब देखिए 4 आपको विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प आपको दिया गया है 0, यानी फाई की वैल्यू 0 हो जाए।
दूसरा फाई की वैल्यू कितनी हो जाए, π/4 हो जाए, और तीसरा फाई की वैल्यू आपकी π/2 हो जाए यानी 90 डिग्री हो जाए, चौथा फाई की वैल्यू आपकी पाई हो जाए। देखिए आप सभी लोग जानते हो कि जो कॉस फाई की रेंज होती है यानी परिसर वो -1 से 1 होती है, यानी मैक्सिमम वैल्यू हमें 1 पर मिलेगी कॉस की। तो यहाँ पर फाई के स्थान पर कितनी वैल्यू रखें, हम जानते हैं कि कॉस 0 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। अगर फाई के स्थान पर 0 डिग्री रख दें तो ये जो वैल्यू हमें मिलेगी वो मैक्सिमम मिलेगी। π/2 रखोगे कम मिलेगी, π/2 रखोगे तो 0 हो जाएगा क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है तो ये पूरा पोर्शन 0 ही हो जाएगा। पाई रखोगे तो -1, तो ये आपकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। यानी अधिकतम वैल्यू कब होगी, जब फाई की वैल्यू 0 डिग्री ली जाएगी, है ना। तो ये आपका जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हो कि दो स्रोत कला संबंध होते हैं यदि वे तरंगे उत्पन्न करती हैं। देखिए दो स्रोत कला संबंध कब होते हैं, पहले आप इसकी स्थिति जान लीजिए। दो स्रोत कला संबंध तब होते हैं जब वे समान आवृत्ति की तरंगे उत्पन्न करें। क्या करें, समान आवृत्ति की तरंगे उत्पन्न करें, यानी तरंगों की जो आवृत्ति होनी चाहिए वो समान होनी चाहिए, समान आवृत्ति की तरंगे उत्पन्न करें, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, कालांतर जो होना चाहिए है ना वो आपका शून्य होना चाहिए। शून्य को दूसरी भाषा में बोलते हैं नियत। कालांतर शून्य या नियत होना चाहिए, या इसको और हम बोल सकते हैं कि समय के साथ बदलना नहीं चाहिए, या समय के साथ ना बदले, के साथ ना बदले, तब दो स्रोत कला संबंध कहलाते हैं। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है समान तरंगदैर्ध्य की, ये तो ऑप्शन गलत ही है। एक समान वेग की, ये भी गलत है। एक समान आवृत्ति की, ये ऑप्शन आपका सही है। और नियत कालांतर की, ये ऑप्शन भी सही है। यहाँ पर दो ऑप्शन आपके सही हैं, पहला एक समान आवृत्ति और दूसरा नियत कालांतर की, क्योंकि अगर ये दोनों स्थितियां हैं तो दो स्रोत कला संबंध स्रोत कहलाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को कला संबंध स्रोत की परिभाषा आ रही होगी और आप लोग जो है विकल्प को गलत नहीं करेंगे। ये दोनों विकल्प आपके सही हैं। अब छापा है दोनों विकल्प, दोनों आपके सही माने जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि निम्न में से किस रंग के प्रकाश का वेग जल में सबसे अधिक है। देखिए यहाँ पर लाल, पीला, हरा, बैंगनी, इन चारों रंगों में अगर हम देखें तो जो तरंगदैर्ध्य अधिकतम होती है वो लाल रंग की होती है, या सभी रंगों में अगर देखें 7 रंगों में जो तरंगदैर्ध्य होती है वो लाल रंग की सबसे अधिकतम होती है। और आप सभी को पता है कि v = कितना होता है, n लैम्डा होता है, यानी v जो होता है वो तरंगदैर्ध्य के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो जिसकी तरंगदैर्ध्य अधिकतम होगी उसका वेग भी क्या होगा, अधिकतम होगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो निम्न में से किस रंग के प्रकाश का वेग जल में अधिक होगा, तो लाल रंग के प्रकाश का वेग जो होगा वो जल में अधिकतम होगा, क्योंकि लाल रंग की जो तरंगदैर्ध्य होती है वो सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। बिल्कुल भी आप इस क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है। बोला जा रहा है कि प्रकाश एक सरल रेखी गति में चलता हुआ प्रतीत होता है। प्रकाश जो है वो एक सरल रेखी गति में चलता हुआ प्रतीत होता है। ये प्रकाश का गुण होता है, सभी को पता है। क्यों सरल रेखी गति में चलता हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि जो दृश्य प्रकाश होता है, दृश्य प्रकाश की जो तरंगदैर्ध्य होती है, दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्ध्य, ध्यान दीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि तरंगदैर्ध्य 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर होती है। 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर होती है। नैनो का मतलब आप सभी लोगों ने पढ़ा है, नैनो का मतलब होता है 10 की पावर -9। तो जो दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्ध्य होती है वो 400 नैनो का मतलब 10 की पावर -9 मीटर से कितनी होती है, 700 × 10 की जगह नैनो का मतलब -9 मीटर होती है। ये तरंगदैर्ध्य देखा जाए तो बहुत कम होती है, इस वजह से ठीक है जो प्रकाश होता है वो सरल रेखी गति में गति करता है। ठीक है, सरल रेखी गति में चलता हुआ प्रतीत होता है, गति करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए तो इसका वेग बहुत तीव्र है, बिल्कुल ऑप्शन गलत है। इसकी तरंगदैर्ध्य बहुत कम होती है, ये ऑप्शन आपका सही है। आप देख सकते हो कितनी तरंगदैर्ध्य होती है, 400 × 10 की घात -9 मीटर, यानी 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर होती है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं अब अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हो तो आप ले लीजिए, नहीं बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए फिर इसको रफ कर देते हैं हम। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि दो प्रकाश तरंगों के समीकरण हैं। एक समीकरण दिया गया y1 = 8 cos ωt, y1 = 8 cos ωt, और दूसरी तरंग का समीकरण दिया गया है y2 = 6 cos ωt + थीटा। ठीक है, और इसमें पूछा गया है कि इनके अध्यारोपण से उत्पन्न परिणामी तरंग की न्यूनतम व अधिकतम तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। इन तरंगों से अगर हम देखें, ठीक है, y = 8 cos ωt से अगर तुलना करें तो यहाँ पर पहली तरंग का जो आयाम हो जाएगा है ना a1, वो आपका 8 हो जाएगा। दूसरी तरंग का जो आयाम a2 हो जाएगा वो आपका 6 हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इनकी तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, लेकिन पहले बोला गया है कि परिणामी तरंग की न्यूनतम, उसके बाद मैक्सिमम, यानी परिणामी तरंग की न्यूनतम तीव्रता I मिनिमम अपान में I मैक्सिमम, फिर उसके बाद बोला जा रहा है अधिकतम। इन दोनों की तीव्रताओं का आपको अनुपात निकालना है। ठीक है, तो आप सभी को पता है, आप सभी को क्या पता है कि जो I मैक्स होता है, मैंने अभी आप सभी को बताया है एक क्वेश्चन में, वो आपका a1 + a2 के होल स्क्वायर के बराबर होता है, और जो आपका I min होता है न्यूनतम तीव्रता, वो a1 - a2 के होल स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर I मिनिमम के स्थान पर लिखेंगे a1 - a2 का होल स्क्वायर अपान में मैक्स के स्थान पर a1 + a2 के होल स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा I min और बटे में I max = ये आपका देखिए क्या हो जाएगा, a1 की वैल्यू 8 है, माइनस a2 की वैल्यू आपकी 6 है, अपान में आ जाइए 8 प्लस का 6 हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, 8 से 6 जाएगा 2 का स्क्वायर कर देंगे, 8 और 6 आपका हो जाएगा 14, इसका स्क्वायर कर देंगे, ये आपका हो जाएगा 4 अपान में 196, और इसको हम काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1/49, यानी I min और बटे में I max, मतलब न्यूनतम और महत्तम तीव्रताओं का जो अनुपात होगा वो 1:49 होगा। कितना होगा भाई, 1:49 होगा। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर। तो ऑप्शन आपको 4 देंगे, पहला ऑप्शन ही सही है आपका, 1:49। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को इस व्यतिकरण चैप्टर के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न समझ में आए होंगे। ठीक है, अभी देखिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला में 1-2 क्लासें और बची हैं, इसके बाद आपकी ये श्रृंखला समाप्त हो जाएगी। फिर आप लोगों का कमेंट आया है कि सर जो है न्यूमेरिकल बता दीजिए। ठीक है, तो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चनों को डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।